खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे तो आपको मुल्क की सियासत भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि मरकज़ का डिलिमिटेशन कमीशन का क़याम और उस पर सवाल, ये सवाल क्या है, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान की पल पल सूरत हाल बदल रही है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक और फैसला लिया है। वो फैसला भी क्या है और किस तरीके से नए शहर का खदुखाल होगा, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि सुबह यानी अब 10 बजे तक आपका साथ दें और आप और हम बराह रास्त बात करेंगे 9:40 पर भी। प्रोग्राम सलाम जेके में आप अपनी आवाज़, अपने मसाइल और अपने इलाके के मामलात हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम को आप टीवी पर ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब आप फेसबुक के हमारे दोनों ऑफिशियल पेज पे इस ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं www.gulistannews.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं और टेलीविज़न को देख भी सकते हैं। तो इसलिए ये सारे ज़रिए रहेंगे आप और हमारे बीच राब्ते के, और ये राब्ता और मजबूत हो इसके लिए आपने सब्सक्राइब भी करना होगा और शेयर भी करना होगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हालात पहुंच सके। तो करते हैं जी शुरुआत आज के अहम तरीन खबर की। और अहम तरीन खबर जो है वो नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मुसल्लह झड़प शुरू हुई है। खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है जहां पर एनकाउंटर हुआ है और सोपोर शुमाली कश्मीर में एनकाउंटर की खबर इस वक्त सबसे बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। फोर्सेस के साथ झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी इतलात मौसूल हो रही है। दौरान शब शुरू हुआ था कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, सुबह होते होते एनकाउंटर हुआ, गोली चली है और गोलियों के तबादले में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर, सीर जागीर सोपोर की जब हम बात करते हैं तो एनकाउंटर वहां शुरू हो गया है। तो एहतियातन जो श्रीनगर से बारामुल्ला की ओर रेल सर्विस जाती थी उसे भी आज रोकने का फैसला ले लिया है। उसके साथ साथ मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी डाउन कर दिया गया, यानी मोबाइल इंटरनेट इस इलाके पट्टन जो सीर जागीर सोपोर का इलाका है, इसके आसपास का पूरा इलाका जो है वहां पर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है। ताहम पिछले 30 मिनट से गोलियों का कोई भी तबादला नहीं हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। रात देर गए इंटेलिजेंस इदारों को यह खुफिया इतला मिली थी कि वहां पर मिलिटेंट मुसल्लह लोग जो है वो छुपे बैठे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, 52 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ ने पेटसीर सोपोर इलाके का मुहासरा किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की। और तलाशी कार्रवाई के दौरान जो ही और ओपनिंग पार्टी उस मकान तक पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे तो वहां से फायर किया गया, जिसका रिटेलिएट भी किया गया है। और इस वक्त एहतियातन मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो ट्रेन सर्विस ऑपरेट होती थी बडगाम बारामुल्ला रास्ते रोड पर ट्रैक पर, उसे भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर जानने के लिए हम सीधे चलेंगे जी बारामुल्ला, जहां से हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं एनकाउंटर साइट से। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ, तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, लेकिन अभी की ताजा खबर कि एक मिलिटेंट मारा गया है, क्या कुछ ताजा तरीन इत्तलात आपके पास? अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के इस सोपोर फैक्टियर इलाके की बात करें, ये रिहायश पजीर इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। कल तकरीबन 7 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इत्तला मिली है कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया फौज की जानिब से, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। रात के तकरीबन 11 बजे ये सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ। अभी तक जो है एक मिलिटेंट को हलाक किया गया फौज की जानिब से। हालांकि देखा जाए अभी इसकी जो है शनाख्त नहीं हुई है, ये फॉरेनर मिलिटेंट है या लोकल मिलिटेंट है। और इस वक्त लगातार ये सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ये ऑपरेशन जारी है। अगर देखा जाए इस इलाके की बात करें, इसके साथ साथ इस फैक्ट्री के इलाके के साथ साथ और भी दीगर इलाके हैं। चाहे हम मंसिर की बात करें,
या गुरसीर की बात करें, इसके साथ साथ लालट संग्रामा की बात करें, यहाँ पे इंटरनेट भी बंद किया गया। हालांकि ट्रेन के हवाले से बात करें, ट्रेन भी आज जो है सस्पेंड की गई बारामूला से बडगाम तक। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए ड्रोन जो कैमराज यहाँ पे नस्ब किए गए, इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे ये लगातार सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ये इनकाउंटर जारी है। तो इसका मतलब ये है कि जमीनी सतह पर एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी कार्रवाई चला रहे हैं और दूसरी तरफ से ड्रोन के जरिए से भी नजर रखी जा रही है। तो ये भी खबर आ रही है कि पिछले आधे घंटे से दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चली है, लेकिन सर्च कंटिन्यूअसली चल रहा है। जी बिल्कुल गवार जी, अगर से देखा जाए रात भर ये वहाँ पे जो दोनों तरफ से जो है झड़प जो चली, और इसके साथ साथ देखा जाए इस वक्त जो है फायरिंग रुकी पड़ी हुए हैं। हालांकि अगर से देखा जाए ये नहीं कहा जाता है कितने क्या मिलिटेंट्स वहाँ पे होंगे। फिलहाल फौज की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक मिलिटेंट को जो है वहाँ पे हलाक किया गया, यही खबर आ रही है। और अभी कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा फिलहाल जो है इस ऑपरेशन में, उसके बाद जो है फौज की जानिब से चाहे पुलिस की जानिब से ज्वाइंटली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा क्या क्या। और अच्छा इरशाद, जल्दी से जरा ये बताइएगा कि ये जो एनकाउंटर है, क्या ये किसी मकान के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे थे या बाहर थे, किसी बाग के अंदर ये चल रहा है? क्या किस तरीके की खबर आपके पास है? जी बिल्कुल गवार जी, यहाँ पे इस ऑपरेशन के हवाले से बात करें, जो ये इनकाउंटर चल रहा है ये रियाश पजीर इलाके में, वहाँ पे एक मकान है, इसी में ये मिलिटेंट थे। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन इस वक्त तक जो है लगातार जारी है। फिलहाल कहना ये मुश्किल ही है कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने फौज के साथ या पुलिस जराई के साथ बात की, तो उनका ही कहना है कि इस ऑपरेशन के बाद ही हम आपको डिटेल देंगे क्या कुछ हुआ इस ऑपरेशन में। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद, आप बने रहिएगा, पल पल का अपडेट हम अपने नाजरीन को जरूर बताएंगे। फिलहाल खबर पेटसीर सोपोर इलाके की है, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ये कासो उस वक्त चलाया गया जब मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके के अंदर 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है, और उसी मौजूदगी का एहसास करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान वहां पर गोली चली है। और अभी तक एक मिलिटेंट, अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। पुलिस तस्दीक का भी इंतजार है और पुलिस की तरफ से भी बयान थोड़ी देर में जारी होगा, जिसमें मजीद तफसीलात भी या हम आपको बताएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हो रहा है। कल रात देर के श्रीनगर के अंदर भी मुख्तसर सी झड़प हुई है और उस झड़प के अंदर इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर मारा गया। आलूचीबाग श्रीनगर के अंदर कल शाम को श्रीनगर में मुख्तसर एनकाउंटर आलूचीबाग के अंदर हुआ। आला कमांडर समेत उसका साथी जो है वो कल इस एनकाउंटर के अंदर मारा भी गया था। और ये पूरा ऑपरेशन सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने अंजाम दिया था, और बाद में खुद आईजीपी कश्मीर ने उस वाकये की तस्दीक भी की और कहा कि किस तरीके से माहिराना अंदाज में उस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया है। कल रात देर के आपको याद होगा कि श्रीनगर के आलूचीबाग रामबाग इलाके में एक मुख्तसर झड़प में टीआरएफ कमांडर साथी समेत मारा गया। और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने 10 नौजवानों ने सिविल कपड़ों में मलबूस होकर इन दोनों मिलिटेंटों को घेरा, जिसके बाद सरेंडर की भी बात कही गई थी। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, फायरिंग की, जिसके नतीजे में रिटेलिएट हुआ और वो दोनों जो है वो मारे गए। पुलिस का कहना था कि दोनों की शिनाख्त अब्बास शेख और जो एक टॉप मोस्ट कमांडर माना जाता था और साकिब मंजूर के तौर पर हुई है, यानी दोनों मिलिटेंट रात देर गए मारे गए थे। उससे पहले आपको याद होगा त्राल का एनकाउंटर हुआ था तो प्रेस ब्रीफिंग हो गई थी। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी आईजीपी ने यह साफ कर दिया था कि इंतहाई मतलूब तरीन कमांडरों की जो फहरिस्त तैयार की गई है उन पर गहरी नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में ऑपरेशन और ज्यादा सख्त किए जाएंगे। और अब जब हम ये सारी खबरें आपको बता रहे हैं बैक टू बैक जो हुआ है, उस बीच अभी की बड़ी खबर कि सोपोर का इलाका, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने अभी तक एक मिलिटेंट को मारने में कामयाबी हासिल की है। तो ये तो थी बात जनाब एनकाउंटर्स की। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा करते हैं हदबंदी कमीशन की, क्योंकि मामला समझने की जरूरत है, क्योंकि टेक्निकलिटीज अब सामने आ रही है। आपको याद है कि जम्मू कश्मीर
के लिए एक रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर, साबिक जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। लद्दाख के लिए एक अलहदा यूटी बनी, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलहदा यूटी विद लेजिस्लेचर बना। और उसी एक्ट के अंदर यह कहा गया कि अब जनाब जो असेंबली का प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए से चलेगा और सीटें भी वहीं पर बढ़ेंगी। इस बीच मरकजी वजारत की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें हदबंदी कमीशन के कयाम को सामने रखा गया। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि माहिर कानून जो है उनका मानना है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो कदम उठाया गया है कानून के अंदर नुक्स है और कानून जिस तरीके से अमलाने की कोशिश की जा रही है उससे बुनियादी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। समझने की जरा यह जरूरत है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 का हवाला दिया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को यह दायरे इख्तियार है कि वो डिलिमिटेशन करे 7 सीटों के हवाले से जो जम्मू कश्मीर असेंबली की करनी है। ये रिऑर्गेनाइजेशन का एक्ट 60 सबसेक्शन 1 के तहत कहा जा रहा है और उसी में यह कहा गया कि इसी एक्ट के अंदर यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बाय इख्तियार है कि रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए। ये एक पार्ट है इसका खबर का। अब मामला कहां पर है, डिस्पैरिटी कहां पर हुई, उसके बाद मरकजी वजारत कानून की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अब ये हदबंदी होनी है और यह हदबंदी सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं की गई बल्कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए भी यह हदबंदी का ऐलान किया गया। और आपको याद होगा कि यह कहा गया कि यह हदबंदी जो है वो होनी है। और जब यह मामला सामने रखा गया तो उस वक्त जो माहिर कानून थे उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ राबता किया और राबते के बाद ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है जी, आप इस तरीके से हदबंदी कर सकते हैं। जिसके बाद एक अमेंडमेंट आया कि कुछ स्टेट्स को बाहर रखा गया लेकिन जम्मू कश्मीर को फिर भी हदबंदी के दायरे में रखा गया और कमीशन ने काम शुरू किया। अब माहिर कानून का क्या कुछ कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब जब ये एक्ट पास किया गया मार्च 6 2020 को एक ऑर्डर लाया गया लॉ मिनिस्टर की तरफ से जिसमें कहा गया कि 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई होगी। इस ऑर्डर में और रिऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर में फर्क है क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है वो कर सकती है और हदबंदी का मामला एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये यहां पर इतलाक नहीं हो सकता है। ये विद इन द सर्कल जो पॉलिसी सर्कल्स हैं यानी जो हाईएस्ट लेवल पर दिल्ली के अंदर लोग बैठे हैं, लॉ को जानते हैं, सरकार के साथ खतों की किताबत कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये खबर हम आपको जरा से बता रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ है, इस कमीशन को जब बनाया गया तो लेकिन जो सेक्शन 60 to 64 है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इसमें काफी कुछ चीजें क्लियर की गई हैं चुनाव और दीगर मामलों के हवाले से और सीटें बढ़ाने के हवाले से। तो वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन का बनना जो है वो शायद मुमकिन नहीं था लेकिन फिर भी बनाया गया। और जब अदर स्टेट्स को निकाला गया वो तभी निकाला गया जब एक सीनियर मोस्ट अफसर ने इस बात की ओर तवज्जो दिलाई सरकार की और यह पॉइंट आउट किया कि लीगल इन्फिनिटी है जी, इसमें एक सुकुम है, इसमें एक कमजोरी है कानून में। इसलिए वो जो गैजेट नोटिफिकेशन जो मार्च 6 2020 को निकाली गई थी उसमें वो तीन चार स्टेट्स को बाद में बाहर कर दिया गया। रेड फ्लैग आने के बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन का जो मामला सामने रखा गया था पीपल्स एक्ट 1950 के हवाले से, उसमें साफ कर दिया गया बाद में कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए होगा। अब जब जम्मू कश्मीर के लिए यह कमीशन काम कर रहा है तो माहिर कानून का मानना है कि मरकजी हुकूमत को रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी देखना पड़ेगा और जिस ऑर्डिनेंस जिस कानून के तहत डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसका इतलाक शायद नहीं हो सकता है। लेकिन डिलिमिटेशन का मामला आप समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने के लिए अब हदबंदी शर्त अव्वल बन चुकी है और हदबंदी शर्त अव्वल बनाने के लिए सारा काम भी किया गया है। रंजना देसाई ने अपना होमवर्क लगभग मुकम्मल किया। माना जरा कि हदबंदी की रिपोर्ट जो है वो लगभग मुकम्मल है, बहुत जल्द मंजर आम पर आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो माहिर कानून ने दिल्ली के अंदर देखा है वो ये है कि हदबंदी नहीं हो सकती है क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक हवाला वो दे रहे हैं और मरकज ने जिस कानून के तहत डिलिमिटेशन लाया है उन दोनों के अंदर उनका तफावत मानना है। और यही वजह है कि आपने मिजोरम जहां पर ये जनाब होनी थी हदबंदी उसे आपने बाहर रख दिया क्योंकि जब रेड फ्लैग जब सवाल उठाए गए तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
आसाम, नागालैंड, जो 2008 अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 था, जिसके तहत डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, उसको बाद में बाहर रखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए स्टैंड बाई आज है। तो ये एक टेक्निकल बात थी जो हमने आपके सामने रखी, क्योंकि अब इस पर जो है और बातें आने वाले दिनों में जरूर होंगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी चीजें जो है वो ऑफिशियल फाइल से बाहर आना शुरू हो गया है, जिसके बाद ये पता लग रहा है कि कहां कहां पर कानून के अंदर खामियां हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप लगातार ये कह रही थी कि जनाब हदबंदी ऐसे नहीं होती है जी, अब पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें भी डिलिमिटेशन एक्ट और हदबंदी वाला मामला जो है, जो अपना रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो इस तरीके से है कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर और मरकजी हुकूमत के अंदर जो वजारत दाखिला है, उनके अंदर अफसरों ने इस बात को बांप लिया है कि कानून दो तरह के हैं और दोनों का इंप्लीमेंटेशन करवाना बैक वक्त शायद मुश्किल होगा, शायद और कोई रास्ता अब निकालकर आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल ये तो थी जनाब हदबंदी के हवाले से बात, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए आज की है, आज श्रीनगर के अंदर भी इजलास होने जा रहे हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बात कल हम आपको बता रहे थे कि मरकजी हुकूमत ने एक फैसला लिया, जिसके तहत ये बात तो उन्होंने सामने रखी कि हुर्रियत के दोनों इकाइयों पर, हुर्रियत गाफ और हुर्रियत ऐन पर पाबंदी लगेगी। लेकिन अब खबर यह है कि हुर्रियत पर पाबंदी के मामले पर मरकजी सरकार की तरफ से एक वजाहत आई है। हुर्रियत के दोनों ग्रुपों पर फिलहाल पाबंदी का कोई इरादा नहीं है, ये तर्जुमान की तरफ से साफ कर दिया गया है और आज लगभग सभी कौमी सतह के अखबारों पर यह खबर जो है वो शाया हुई है। जरूर यह कहा गया कि यूएपीए कानून के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामिया पर साल 2019 के अंदर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इमीडिएट प्लान कोई भी ये नहीं है जिसमें हुर्रियत के दोनों धड़ों पर पाबंदी लग सके। मरकजी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगरचे मामलात को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, ताहम इस तरीके का कोई भी प्लान इस वक्त जेर गौर नहीं है जिसके तहत हुर्रियत के दोनों धड़ों पर पाबंदी लगाई जा सके। साल 2017 में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनमें अल्ताफ शाह है जो सन इन लॉ है सईद अली गिलानी के, उसके साथ साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां सामने लाई, जिसके बाद बड़ी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो रही थी, जिसमें यह लग रहा था कि किस तरीके से यह पूरा मामला जो है चलाने की कोशिशें की जा रही थी, मनी ट्रेल कहां से हो रहा था, प्लानिंग कहां से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही थी। एनआईए ने एक बड़ा खुलासा उस वक्त पेश किया था और उसी वक्त एनआईए ने इस बात का भी खुलासा किया था कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और सईद अली गिलानी बराह रास्त इसमें मुलविस भी है जी इस पूरे मामले में, और फिर यासीन मलिक और शबीर शाह, तहरीक हुर्रियत के अशरफ खान और मसरत आलम और दीगर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई इसीलिए की गई थी ताकि उनके रोल को वाजिया किया था एनआईए ने। तो फिलहाल एनआईए की अपनी बात है, स्टेट लॉ डिपार्टमेंट और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट, जब एमबीबीएस का मामला आया था उसको लेकर कल भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने डिनाइल मोड में एक बयान जारी किया है। ताहम अब बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की दोनों इकाइयों पर यानी हुर्रियत गाफ और हुर्रियत ऐन पर पूरी पाबंदी का कोई भी प्लान मरकज के सामने ज़ेर गौर नहीं है। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं सियासी पारे की भी, क्योंकि सियासत का पारा आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 2 मीटिंग्स होनी है और एक तरफ से गुपकार अलायंस श्रीनगर के अंदर रहेगा, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भी इजलास श्रीनगर के अंदर है। श्रीनगर में गुपकार इत्तेहाद का आज होगा अहम तरीन इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर सुबह 11 बजे इजलास को तलब किया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर होगा तबादले ख्याल, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है कि गुपकार अलायंस की आज एक बहुत अहम मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें अलायंस में शामिल सभी जमातों के 150 से ज्यादा छोटे बड़े लीडरों को बुलाने की बात कही गई है, उन्हें दावतनामे दिए गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गुपकार रिहाइशगाह पर सुबह यानी आज सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ वक्फे के बाद 11 बजे यह मीटिंग शुरू होगी। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट के लीडर और जम्मू कश्मीर की मौजूदा पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडरों समेत कई अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अलायंस ये इजलास इसलिए भी कर रहा है ताकि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक के लीडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करके आइंदा की हिकमत अमली को
तरतीब दिया जाए। तो बड़ी खबर जी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर ये मीटिंग मुनक्किद होनी है और इस मीटिंग के अंदर माना जा रहा है कि कुछ अहम बातें भी सामने आ सकती हैं और उन अहम बातों के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी और साथ साथ ये भी साफ किया जा रहा है कि आइंदा की हिकमत अमली को किस तरीके से तरतीब दिया जाए, उस हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है। पर हमारी पूरी नजर रहेगी कि क्या कुछ वहां पर रहेगा और किस तरीके का बाद में बयान भी जारी होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि एलानिया जरूर जारी किया जाएगा और करारदाद को सामने रखा जाएगा जिसमें 5 अगस्त की सूरत हाल और 5 अगस्त के बाद के मामला पर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन यह इजलास मेरी नजर में इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई थी और ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर दिल्ली के अंदर जो इजलास हुआ था उसके बाद क्या हुआ है, कितना वे फॉरवर्ड हुआ है, उस पर जो है वो गुफ्तगू होगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात लद्दाख की भी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर भी सियासी पारा तेज हो रहा है और वहां पर सियासी जमातों के अंदर भी अब रसाकशी साफ देखने को मिल रही है। बीजेपी ने खुद को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से अलग करने की बात सामने रखी है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और केडीए ने जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है वो शायद कौमी मफाद के अंदर नहीं है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक मेजर हब है जी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर लद्दाख के हवाले से। जब आप बात करेंगे तो लेह के अंदर एक मेजर रोल इनका रहता है और इन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ बात भी की है जिसमें 6 शेड्यूल की बात हो रही थी, लेकिन 6 शेड्यूल के बाद जब केडीए सामने उनके साथ आया तो एक वसी पैगाम उन्होंने दिया कि अब जी अलहदा स्टेट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए क्योंकि आबादी का तनासुब और दीगर मामलात है और एक हुकूमत बनाने और सिस्टम को खड़ा करने का एक मंसूबा उन्होंने सामने रखा है। बीजेपी ने ये सारी चीजें देखते हुए फिलहाल माना जा रहा कि शायद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से खुद को अलग रखने का मन बनाया है। इधर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुपसन चौंग की तरफ से गुज़श्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला को एक खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि एलबीए और केडीए को मिलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने मौक़िफ़ को आपके सामने रख सके और ये दोनों इदारे जो हैं इंतहाई अहम है। ताहम अभी तक कोई रेस्पॉन्स जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से उन्हें नहीं मिला है। इस बात की भी बात जो है वो सामने रखी जा रही है। मरकजी हुकूमत लगातार एलबीए के साथ बात कर रही थी, केडीए के लीडर्स के साथ बात की थी और इस बीच बीजेपी अब मकमसे का शिकार हो रही है कि कौमी चुनाव एक तरफ से है और लद्दाख के अंदर अगर शिफ्ट के बाद शिफ्ट चेंज किया गया तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। सीनियर लीडर बीजेपी का मानना है कि वो इस स्ट्रेटजी के जनाब खिलाफ है जिस स्ट्रेटजी को लेकर अब एलबीए आगे बढ़ना चाहती है। दोनों के साथ हम बात करेंगे, जरा पहले इस पूरी खबर को और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लद्दाख छोटा सा इलाका है। आबादी के तनासुब से अगर आप देखेंगे तो सेंसस 2011 में लद्दाख की पॉपुलेशन 2,84,000 के आसपास 2,74,000 के आसपास है। अब अगर वो और ज्यादा बढ़ी हो, अगर आप उसको 2019 के साथ गिनेंगे तो कुछ और बढ़ सकता है, यानी 3 लाख के आसपास हो सकती है। लेकिन 3 लाख की आबादी के अंदर इस वक्त जो सियासी इस्तिराब है वो उरूज पर है। सज्जाद करगिली मारूफ तजिया निगार और केडीए के सीनियर लीडर मेरे साथ इस वक्त करगिल से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सज्जाद करगिली साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और थोड़ी देर में पाशा साहब भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे बीजेपी की भी। लेकिन सबसे पहले सज्जाद समझना चाहूंगा ये नया मामला है क्या जी, ये एलबीए और बीजेपी के बीच रसाकशी क्यों, जबकि हमने देखा था कि गुज़श्ता दिनों लेह के अंदर जब मीटिंग हुई थी एलबीए और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पर थी, एक आवाज होकर बात हो रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदगी। बहुत सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये सिर्फ एलबीए नहीं है, ये ले एपेक्स बॉडी है, एलएबी है और जिसमें एलबीए भी शामिल है जी। और तमाम लेह की जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप थी इंक्लूडिंग बीजेपी शुरू ही दिन से जो है वो ले एपेक्स बॉडी का हिस्सा रही है
और जिस दिन केडीए के साथ हमारी मीटिंग की, केडीए के साथ लेह एपेक्स बॉडी की, तो वहाँ जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे जनाब काशी गैल्सन साहब, जो सीईसी भी थे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, और शायद ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने ये कहा है कि जो ऑनरेबल एमपी साहब है वो मॉनसून सेशन की वजह से, पार्लियामेंट की वजह से नहीं आ पाए मीटिंग में, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्होंने पैगाम दिया कि जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा केडीए और एपेक्स बॉडी के दरमियान, उस डिसीजन को हमारा ताउन रहेगा, हमारा सपोर्ट रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम किसके दबाव में, किसके प्रेशर में बीजेपी ने ये फैसला लिया है, लेकिन ये जो एपेक्स बॉडी और केडीए ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया था, वो लद्दाख के फ्यूचर को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की आइडेंटिटी को, यहाँ के जो इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने स्टेटहुड की डिमांड की थी, जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव पावर, हमारी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन बहाल हो। अब ये बीजेपी पर डिपेंड करता है कि वो अपने पार्टी इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है या लद्दाख के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है। और बीजेपी इस डायलेमा में जो है, अब जो है उन्होंने फैसला किया है कि उनके लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है, लद्दाखी लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये उनका डिसीजन है। तो बाकी जाहिर सी बात है, आप खुद जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लेकर के 5 अगस्त 2019 तक लद्दाख की जो आइडेंटिटी, मैं लद्दाख की 2 आइडेंटिटीज को आपको बताऊंगा, एक लद्दाखी आइडेंटिटी है, एक लद्दाखी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है। क्योंकि लद्दाखी मुस्लिम आइडेंटिटी को कोई परेशानी नहीं होती है जम्मू के मुसलमानों के बीच में, कश्मीर के मुसलमानों के बीच में, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो एस्पाइल स्टेट था, उसमें जो हमारी एक इंडिजिनियस आइडेंटिटी जो लद्दाख की थी, वो लद्दाखी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी थी। और उस बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को कोई हार्म, कोई किसी किस्म का नुकसान जो है पिछले 40, 50, 60, 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन पहली बार 5 अगस्त के बाद वहां पे ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाया जा रहा है, और ये बुरी तरीके से पाया जा रहा है। और अब ये न सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर, बुद्धिस्ट कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर पाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम्स भी लद्दाख के इनसिक्योरिटी अब फील कर रहे हैं। वहाँ की कल्चरल, रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी जो है, इसको बुरी तरीके से खत्म किए जाने के कगार पर हमें लगता है पॉलिसीज मुरतब की जा रही है। इस इनसिक्योरिटीज के मद्देनजर हम चाहते हैं कि जो यहाँ का सेफगार्ड है, जो लद्दाख है, वो लद्दाखी चलाए, लद्दाखियों के हाथ में इख्तियार और इख्तियार हो। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है लद्दाखियों का मुसल्लिमा हक है और कानूनी बात है। अगर इसको बीजेपी पसंद नहीं करती है तो मुझे लगता है बीजेपी किसी दबाव के तहत। और ठीक है जी सज्जाद, आप बने रहेंगे मेरे साथ। हसन पाशा साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और नामवर नाम है जी, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर आ रही है कि बीजेपी की नाराजगी है जी एपेक्स बॉडी से और एलबीए से भी, और इसलिए अब बाहर का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी इस पूरे तगड़ों से अब बाहर है ऑफिशियली? देखिए गौहर साहब, आपको मैं थोड़ा सा ये रिमाइंड करना चाहता हूँ। हमने पहले से ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो मकसद है करगिल के या लेह के आवाम के हित में ही होगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा करगिल के, लद्दाख के आवाम के हित में ही हम इसके ऊपर अमल किया जाएगा। देखिए अभी जो आपके स्टूडियो में अभी कुछ बात कर रहे थे, तो उनका साफ कहना है कि देखिए हम कोई मजहबी या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को लेके या कोई और किस्म की हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली एक हल करना चाहिए। और रहा सवाल केडीए और एपेक्स बॉडी का, हमें तो खुद हैरान हो रहा है कि ये दोनों या तो अपना पक्ष जो है, ये लोग कंफ्यूजन है कि भाई एक तरफ आप केडीए की बात करें, वो 370 और 35A की बहाल की बात करता है, और लेह में जाके वो कुछ और एजेंडा रखता है। इसी तरह एपेक्स बॉडी भी लेह में अगर आप देखें तो वो एक बार बोलते हैं कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, फिर इसके बाद उनका स्टैंड बदल के बोलता है हमें 6 शेड्यूल नहीं चाहिए, फिर एक बार बोलता है हमें एम्प्लॉय यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए हम डोमिसाइल के खिलाफ है, कहीं और जगह पे बोलता है हम डोमिसाइल लाना चाहते हैं, हमें एक्सेप्ट है। तो
वो कंफ्यूजन में है कि वो अपना क्या चाहते हैं। उन्हीं की इसी इल्यूजन में, इन्हीं के कंफ्यूजन में अवाम भी मुझे लगता है अवाम एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो खरा नहीं उतर पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है, हमारा यही पक्ष है, जो भी निर्णय लिया जाएगा मरकज हुकूमत की तरफ से वो अवाम के हित में ही होगा, लोगों के हित में ही होगा। यानी मैं इस तरीके से इसको समझ रहा हूं, हसन पाशा साहब और सुजात करगिली साहब भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, थोड़ी देर में उनके पास भी चलूंगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है बाइफरकेट करने का, और जिस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर वहां पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड बाय है जी अपनी मरकजी क़यादत के साथ, यूनियन सेंट्रल लीडरशिप के साथ, कि वो जो डिसीजन लेंगी वो लद्दाख के हित में होगा। एपेक्स हो, एलबीए हो, केडीए हो, वो सारे मखमसे का शिकार है जी, उन्हें अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिख नहीं रहा है, इसलिए वो अलग अलग बोलियां बोल रही हैं। और बीजेपी इसलिए इससे बाहर आ रही है क्योंकि वो एक स्टैंड क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो लद्दाख के हित में और वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। हाँ देखिए, अब अगर आपको भी बखूबी मालूम है कि यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया है, और इसमें कोई शक नहीं है, जब से हमने, चाहे वो चुनाव में हम अगर लोगों के पास गया है या हमने कोई अपना मैनिफेस्टो लोगों के पास रखा है, वो साफ शब्दों में हमने लोगों के पास रखा है, इसमें कोई हमने ढकी छुपी बात हमने बिल्कुल नहीं रखा है। जो मरकजी हुकूमत ने जब वेरिफिकेशन किया, यूनियन टेरिटरी हमें घोषित किया, इसके लिए हमने बहुत अपने आवाम ने दिल खोल के उसका स्वागत किया था, और अभी भी उस चीज से सब लोग जो है खुश है। हसन पाशा साहब, मैं क्या इसको ऐसे समझूं कि ना आप 6 शेड्यूल के हक में है, ना आप डोमिसाइल के हक में है, जो वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब डोमिसाइल नहीं, हमें पुराने कानून के तहत ही एक आइडेंटिटी बचानी है, और ना ही आप स्टेट विल लेजिस्लेचर के हक में है, क्योंकि आपका मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की जो कदावर लीडरशिप है उनकी तरफ से जो डिसीजन लिया गया है जी वो नेशनल इंटरेस्ट में है और वही लद्दाख के इंटरेस्ट में भी है। हाँ देखिए, लोगों का एस्पिरेशन, लोगों का जज्बात और एहसास को अगर देखा जाए तो लोग, आपको भी पता है कि हमारे लोग जो है, जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे डेवलपमेंटल का जो प्रोसेस था वो कितना कमजोर था, और जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से हमारे यहाँ पे रात दिन चुकनी जो है वो काम चल रहा है, और हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारा एमपी साहब जो कायदत कर रहा है, वो पूरे आपको पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान उनको जानता है किस तरीके से वो अपना जो है हमारे लोगों के ठीक है। हसन पाशा साहब आप जरा स्टैंड बाय रहिए। साथ में साथ में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो बन रहा है उससे साफ जाहिर होता है जो केडीए और एपेक्स बॉडी बना है, उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड जो है अब वो खत्म हो चुका है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो लोग किसी भी तरीके से लोगों के आंखों में धूल झोंक के वो अपना सियासत ओके सर, पाशा साहब बस 1 मिनट रुकिएगा। सज्जाद भी मेरे साथ है, सज्जाद करगिली साहब केडीए के भी लीडर है और तजिया निगार भी बड़े बेहतरीन है। सज्जाद, क्या वाकई तौर पर एपेक्स, केडीए, एलबीए या सभी जमातें जो भी इसके अंदर है एक विजनलेस है, इसलिए एक बात करगिल के अंदर, एक बात लेह के अंदर और एक बात दिल्ली के अंदर कही जा रही है, और इस कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश बीजेपी ने की। उन्होंने कहा कि हम इस कंफ्यूजन का शिकार नहीं बनेंगे, हम बाहर रहेंगे। जी सर, मैं बताऊं कि बीजेपी इज द मोस्ट कंफ्यूज पार्टी इन नॉट ओनली इन लद्दाख बट इन इंटायर कंट्री। जहां तक पाशा साहब की बात है, पाशा साहब क्या मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एमपी मुर्दाबाद के नारे करगिल में लगा रहे थे और आज जो है वो बीजेपी के गुन गा रहे हैं। समझ में नहीं आता, दिन में मुर्दाबाद लगाते हैं, रात को चाय की प्याली में हम निवाला हो जाते हैं। बीजेपी का ये कैरेक्टर मुझे मैं हैरान हूँ इस कैरेक्टर से। दूसरी एक चीज मैं बताऊं गौहर साहब, देखिए केडीए हो या एपेक्स बॉडी हो, इसमें लद्दाख का एवरी स्टेक होल्डर है, हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बीजेपी कहती है कि भाई ये सब सिर्फ इख्तिदार के भूखे हैं, इनको सिर्फ इख्तिदार चाहिए, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे लफ्जों में
कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, लद्दाख का क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडरशिप, लद्दाख के गोनपा एसोसिएशन के लोग, बीजेपी, पीडीपी के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसी तरह करगिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस, करगिल का कांग्रेस, करगिल का जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया, करगिल का इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, यहाँ का नूर बख्शिया, यहाँ का सुन्नी कम्युनिटी के तमाम लीडर्स जो इन केडीए और एपेक्स बॉडी में हैं, ये सब इख्तिदार के भूखे हैं, ये सब जो है इख्तिदार चाहते हैं, ये सब जो है लद्दाख के मुफाद के खिलाफ हैं। और एक अकेली बीजेपी बची है जिनको लद्दाख का मुफाद जो है बहुत ये है, और जिनके पास इतना भी विजन नहीं है कि वो अपनी कोई सोच दे सके, अपना कोई आइडिया दे सके, और जो ये कह रहे हैं कि जो भी दिल्ली से डिसीजन होगा वो हम मंजूर, हमारे लिए काबिल कबूल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक विजनलेस पार्टी है। लद्दाख के अंदर मैन पावर की कमी है, विजनरी लीडर्स है ही नहीं, और इसीलिए बाहर के इशारे पे काम कर रहे हैं। और लद्दाखी लोग यही कह रहे हैं कि हमें बाहर की लीडरशिप, बाहर का विजन नहीं चाहिए, हम लद्दाख के लिए अपना विजन तैयार करना ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के। एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा जी पाशा साहब, लद्दाख की बिल्कुल ये बात रही है, मैंने भी जब कवर किए हैं इससे चुनाव, लास्ट जब आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे तो ये कहा जा रहा है कि हम जनाब बाहर के लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी, हमारा अपना एक विजन है, अपना एक थॉट है, अपनी लीडरशिप है, हम अपनी लीडरशिप से बात करते हैं और उन्हीं की बात को सुनते हैं। तो ये जो आज इंपोर्ट किया जा रहा है ये किस हद तक फिर सही होगा? ये थॉट जो इंपोर्ट किया गया है क्या ये एक्सेप्ट होगा पूरे जम्मू लद्दाख को? देखिए गौहर साहब, मैं तो हैरान हूँ सज्जाद साहब के जो उस शायद वो भूल गए हैं 2019 के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव, उसमें करगिल में माहौल, पूरे लद्दाख में एक माहौल बना था कि करगिल से एक आवाज उठी चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। पाशा साहब, चूंकि आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे और आपसे बात करेंगे। फिलहाल लद्दाख की सियासत क्या कुछ है, जम्मू कश्मीर की सियासत ये है कि अलायंस की आज मीटिंग है, बीजेपी की मीटिंग है, सियासी पारा गर्म है। लद्दाख के अंदर भी सियासी पारा ठंडा नहीं है जी, वहां पर भी सियासी पारा गर्म है, और पारा उस वक्त गर्म हो गया जब बीजेपी ने बाहर का रास्ता लिया खुद का और कहा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं जी वहां पर, चाहे केडीए हो, एलबी हो, अलायंस हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, और जब विजन नहीं है तो बीजेपी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। अब लद्दाख की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन यहां पर मुझे कहा जरा कि छोटे से ब्रेक के लिए रुका जाए। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज भी कितना तेज है और क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज, और साथ साथ हुकूमत अब विजिलेंस को लेकर क्या कुछ करने जा रही है, क्या कमीशन बनने जा रही है, और जम्मू के अंदर मुसाफिर क्यों परेशान है। बैक टू बैक ये तीनों खबरें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन।